रचित अपनी माँ को सुबह का नाश्ता और दवाई देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में सभी उसे देखकर पहले की तरह बिहेव नहीं करते हैं, सभी एम्प्लॉइज उसे सर कहकर बुलाते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। रचित इन सब बातों को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझता है, इसलिए वह अपने पहले की तरह केबिन में जाता है, लेकिन वहां उसका एक भी सामान नहीं रहता है। तभी दौड़ता हुआ पियून आकर रचित से कहता है, अरे सर आप यहाँ, आपका सामान तो आपके नए केबिन में शिफ्ट किया गया है। नए केबिन में? पर क्यों? रचित पियून की बात सुनकर हैरान रह जाता है। बॉस के बगल वाली केबिन में। अब तो आप बॉस के जमाई राजा बन गए हो, आपका ओहदा तो ऊपर रहेगा ऑफिस में, पियून मक्खन लगाते हुए रचित से कह रहा था। रचित पियून की बात का जवाब न देकर सीधे मिस्टर कपूर के केबिन में जाता है। सर मैं आई कम इन? यस कम माय सन इन लॉ। मेरे केबिन में आने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बेझिझक आ सकते हो कभी भी। मिस्टर कपूर रचित को देखकर तुरंत अंदर आने को कहते हैं। नो सर, मैं यहाँ आपका दामाद नहीं बल्कि एक ऑफिस एम्प्लॉय की तरह रहना चाहता हूँ जैसे पहले था। प्लीज सर मुझे मेरा पहले वाला केबिन वापस चाहिए। मैं अपनी तरक्की से यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, न कि किसी रिश्ते की आड़ में रहकर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे एक ऑफिस एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करें जैसे बाकी एम्प्लॉय को करते हैं। रचित अपनी बात मिस्टर कपूर के सामने रखता है। ओके माय सन इन लॉ, आई मीन रचित कुमार, तुम जैसा चाहता हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे पहले वाले केबिन में सामान शिफ्ट करवाने को कहता हूँ। मिस्टर कपूर रचित के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहते हैं। थैंक यू सर, रचित कहता हुआ बाहर चला आता है। बाहर रचित का सामान फिर से पहले वाली कैबिन में शिफ्ट होता देख उसके साथ काम करता हुआ एक दोस्त आकर कहता है, यार रचित अच्छी खासी तो तुझे प्रमोशन मिल रही थी, वो भी बिना मेहनत के, और तू उसे ऐसे ही छोड़ आया। यही तो मैं नहीं चाहता मनीष कि मुझे एहसान या रिश्तों की आड़ में रहकर प्रमोशन नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई की चाहिए। और आप सभी मुझे पहले की तरह रचित ही कहकर बुलाएंगे। मैं यहाँ आपकी ही तरह एक ऑफिस एम्प्लॉय हूँ जो आपकी तरह मेहनत करता हूँ, रचित सभी एम्प्लॉय को कहता है। ऑफिस के एम्प्लॉय भी रचित की बात को मानते हैं। यहाँ कपूर मेंशन में डिम्पी की सुबह दोपहर 12 बजे को होती है। अलसाई सी उठती हुई डिम्पी का सर भारी सा लगता है, वह कहराते हुए उठती है। आह मेरा सिर फटा जा रहा है, लगता है कल बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने। सोफिया मेरी ब्लैक कॉफी। इसे लो देवयानी बेटा, आपका सरदर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरला जी देवयानी के कमरे में अदरक वाली चाय देती हुई कहती हैं। देवयानी सरला को देखते ही गुस्से से तेज आवाज में कहती हैं, हाउ डेयर यू, आपको मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? देवयानी को गुस्से में देखकर सरला जी उसे को शांत होने को कहती है। बेटा देवयानी इस तरह गुस्सा नहीं करते, आप ये अदरक वाली चाय पी लो, आपका सिर दर्द कम हो जाएगी। मैंने क्या कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आई? आई से गेट आउट, निकल जाओ मेरे रूम से। देवयानी उनकी बात से इरिटेट होकर फिर से चिल्ला पड़ती हैं। ठीक है मैं चली जाती हूँ। सरला जी अदरक वाली चाय वही टेबल पर रख कर चली जाती हैं। सोफिया मेरी ब्लैक कॉफी कब तक आएंगी? अब की देवयानी चिल्लाने की आवाज में कहती हैं। सोफिया सुनकर जल्दी से ब्लैक कॉफी देवयानी के रूम में पहुंचाती हैं। कॉफी की एक सिप लेते हुए देवयानी का ध्यान सरला के अदरक वाली चाय पर जाती है। वह चिढ़ते हुए सोफिया से कहती है, ये टी अभी तक यहीं पड़ी है, निकाल फेंको इसे मेरे रूम से, ये आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। मन तो करता है इन सो कॉल्ड मिडिल क्लास माँ बेटे को इसी चाय की तरह बाहर फेंक दूं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आज ही एक्शन लेना होगा। डिम्पी कॉफी पीते हुए कुछ सोचती है। शाम के वक्त रचित ऑफिस से घर आ जाता है। आज देवयानी घर से बाहर नहीं गई बल्कि हॉल में ही रचित के आने का वेट कर रही थी। तभी रचित अंदर आता हुआ देवयानी को मैगजीन पढ़ते हुए देख उसे इग्नोर करके सीधे अपने माँ के कमरे की ओर जा रहा था। तभी देवयानी उसे टोकती हुए कहती है, कॉम माय हस्बैंड, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रचित अब की अपनी दाएं बाएं देखता हुआ देवयानी की शक्ल देखता है, लेकिन आज वह नशे में नहीं थी बल्कि पूरे होशो हवास में होकर कह रही थी, इतनी शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है माय डियर हस्बैंड, ये वर्ड्स भी तुम्हें आज भर के लिए ही सुनने को मिलेगा।
क्योंकि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और तुम्हारे साइन होते ही ये सो कॉल्ड फॉर्मेलिटी का रिलेशन से मुझे हमेशा के लिए रिलीव मिल जाएगी। डिम्पी डिवोर्स पेपर रचित के हाथों थमाते हुए हाथ में पेन भी दे देती हैं और साइन करने का इशारा करती हैं। रचित भी इस जबरदस्ती के रिश्ते और देवयानी के बिहेवियर से तंग आ चुका था। उसे जरा सा भी अब नहीं लगता था कि इस रिश्ते का आगे चलकर कोई भविष्य भी होगा। वो डाइवोर्स पेपर साइन करने ही वाला था कि तभी सरला जी रचित को रोक लेती है। रचित, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? मानती हूँ कि बहू नादान है, नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं जो एक कागज में साइन कर दे और रिश्ता खत्म। शादी दो दिलों का बंधन होता है, उन्हें धीरे धीरे समय लगता है बंधने में। तू बिना कुछ सोचे समझे बहू को तलाक नहीं दे सकता है। माँ, आप क्यों रोक रही हो इस जबरदस्ती के रिश्ते को बचाने के लिए? इसका कोई भविष्य नहीं है और ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती है। आप समझो इस बात को माँ। रचित अपनी माँ को समझाता हुआ कहता है। रचित, क्या तू देवयानी के पिता का एहसान एक झटके में भूल गया? आज अगर वो नहीं होते तो तेरी माँ तेरे सामने जिंदा नहीं होती। सरला जी की बात सुनकर जहां रचित एकदम से दंग रह जाता है, वहीं देवयानी की आंखें हैरानगी से फैल जाती हैं। माँ, आपको ये सब कैसे पता चला? रचित अपनी माँ की ओर देखकर कहता है। वाह, बिना पैसों के फुल एंटरटेनमेंट हो तुम माँ बेटे। देवयानी पूरे एटीट्यूड से अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए रचित और उसकी माँ से कहती है। तो इसलिए तुमने मेरी शादी के मंडप में बैठ गए थे, क्योंकि मेरे ही डैड ने तुम्हें मुंहमांगी कीमत जो दे रखी थी। हाउ चीप। मैंने तुम जैसा गरीबी इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जो पैसे के लिए 2 मिनट में खुद को बेच डाला। दांत पिसती हुई देवयानी सरला और रचित की तरफ देख कहती है। अब क्या सोचा है तुम माँ बेटे ने कि इस आलीशान कपूर मेंशन में रहकर राज करोगे, राइट? देवयानी अपनी आंखें घूमते हुए कहती है। तभी तेज आवाज से सबकी आंखें दरवाजे पर जाती हैं। चुप हो जाओ डिम्पी। मिस्टर कपूर गुस्से से डिम्पी को कहते हैं। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? डैड, तमाशा मैंने नहीं, इन लोगों ने लगा रखा है। अब मैं 1 मिनट भी इन दोनों माँ बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। डिम्पी अपने डैड से कहती हैं। डिम्पी, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? मिस्टर कपूर डिम्पी पर चिल्लाते हुए कहते हैं। यस डैड, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। और आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। सो मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तो आप क्या, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। एंड यू मिस्टर मिडिल क्लास हस्बैंड, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी इस पेपर्स पर साइन करो नाउ। देवयानी रचित को धमकाते हुए कहती हैं। रचित एक बार मिस्टर कपूर की ओर देखता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। देवयानी वह पेपर्स अपने लॉयर को देती हैं। सो अब मैं इस सो कॉल्ड रिश्ते से आजाद हूँ। अब तुम माँ बेटे अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो, गॉट इट? देवयानी तंज कसते हुए रचित से कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। मिस्टर कपूर और सरला जी बस हाथ धरे देखते ही रह गए। रचित किसी को बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला जाता है और अगले ही पल में अपना और अपनी माँ का सामान पैक कर नीचे आता है। मिस्टर कपूर रचित को सामान के साथ देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। रचित, ये तुम सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? सर, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता और रहने की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते की खातिर मैं यहाँ रह रहा था वो तो आपकी बेटी ने खत्म कर दिया है। फिर मेरा यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। रचित सीधे तौर पर मिस्टर कपूर से कहता है। डिम्पी से उसकी इतनी इंसल्ट कि अब रचित 1 मिनट भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। रचित, आई एम सॉरी माय सन, डिम्पी की नादानी की वजह से तुम्हें और सरला जी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मिस्टर कपूर आहत होकर कहते हैं। उन्हें भी आज अपने फैसले पर पछतावा होता है। रचित के साथ उसने डिम्पी की शादी करवाना सरासर बेवकूफ़ी थी। प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपकी बेटी के बिहेवियर से हम सभी वाकिफ है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आपकी बेटी इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रचित मिस्टर कपूर से कहता है। मुझे पता है रचित, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ रहकर डिम्पी में कुछ तो बदलाव आएगा।
बट शायद मैं ही गलत था और बेवजह तुम्हें और तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचाई। बट रचित, इतनी रात को तुम जाओगे कहाँ? और सरला जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मिस्टर कपूर रचित की और उसकी माँ की चिंता करते हुए कहते हैं, हम मैनेज कर लेंगे सर। और रात रहे या दिन हमें जाना तो होगा ही, इसलिए हमारी भलाई अभी चले जाने में ही है। रचित उखड़े हुए आवाज में कहता है, तो सरला देवी भी कुछ नहीं कहती। बट रचित, तुम कल सुबह भी जा सकते हो। आज तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारा घर तो वैसे भी उस किराएदार ने ले लिया है। आज रात के लिए तुम रुक जाओ रचित। हो सके तो कल सुबह चले जाना, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और मैं सरला जी की सेहत को देखते हुए ही कह रहा हूँ। कम से कम अपनी माँ के लिए ही सही रुक जाओ। पर सर, आपकी बेटी हमें देखकर फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। अभी तो देखा ही आपने। रचित देवयानी की बात करते हुए कहता है, ओके रचित, तुम हमारी गेस्ट हाउस में रुक जाओ, वहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सर्वेंट से कह देता हूँ वो तुम्हारा सामान गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दे। रचित मिस्टर कपूर की बात सुनकर सिर्फ आज की रात अपनी माँ की सेहत को देखते हुए कपूर मेंशन के गेस्ट हाउस में रुकने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन रात जैसी तैसी बिताकर रचित को सुबह होने का इंतजार था, और सुबह होते ही रचित अपनी माँ को लेकर कपूर मेंशन से जाने को होता है। मिस्टर कपूर भी रचित को अब रोकना ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही रचित और देवयानी की शादी को लेकर उन्हें पछतावा हो रहा था। रचित और सरला जी मैंशन से बाहर ही जा रहे थे कि दरवाजे पर वही वकील आ जाता है जो कल रात उसके और देवयानी के डिवोर्स पेपर्स लेकर आया था। हेलो मिस्टर कपूर, आई नो आप लोग मुझे सुबह सुबह देखकर शॉक्ड हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, आखिर कोर्ट का ऑर्डर है, सो मुझे सुबह ही आना पड़ा। कोर्ट का ऑर्डर किस लिए? मिस्टर कपूर और रचित हैरत से वकील साहब को देखते रहे। जी हाँ, कोर्ट का ऑर्डर। मिस्टर रचित कुमार और देवयानी कपूर के डाइवर्स रोक दी है। इनकी शादी को अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें 6 महीने तक साथ में रहने का ऑर्डर दिया है। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही, मैंने कई बार उसका फोन भी ट्राई किया। वकील साहब की बात सुनकर रचित और मिस्टर कपूर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वही देवयानी इस बात से बेखबर चैन की नींद सो रही होती है। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।